बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट हो गया है और एसोसिएट साइड नेदरलैंड्स ने T20 वर्ल्ड कप की तारीख दोहराते हुए टूर्नामेंट में हैवीवेट जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। 240 रन का ताकुब में प्रोटीज बैटिंग लाइन जो है वो सिर्फ 207 रन पर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीकन जो कप्तान है टिबा बाउमा कहते हैं, हमें शर्मनाक शिकस्त हुई, हम इस शिकस्त को भुला नहीं सकते। अभी तो पिछले जख्म उनके ताज़ा थे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के खिलाफ कीवी टीम की बैटिंग जारी है और अभी तक 255 फॉर 6 है और ये 48वां ओवर चल रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और इसके अलावा हमने बात करनी है जो कि कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स कुछ वायरल इन्फेक्शन का शिकार थे उसमें भी अपडेट लेनी है। तमाम तर सूरत हाल पर हमारे पैनल में मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, साथ अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बॉथ ऑफ यू। बट साहब, इसी मैच से शुरू कर लेते हैं। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना दुरुस्त है क्योंकि 256 फॉर 6 और 48 ओवर चल रहा है। देखिए, अफगानिस्तान का जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट है वो इनका स्पिन अटैक है, इनकी बॉलिंग है। और ऐसे में अगर ये पहले खेलते और कम प्रेशर में ये 250-300 रन करते तो ये किसी भी टीम को टफ टाइम देते हैं। और इसी तरह इन्होंने अपना पहला मैच जीता है, जो पिछले मैच में कामयाबी मिली है। इंग्लैंड जैसी बैटिंग को इन्होंने चेज नहीं करने दिया और दिल्ली जैसे ग्राउंड में जहाँ पर रन के अंबार लग रहे हैं, तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि इन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मालूम नहीं है कि शायद कोई ऐसी चीज़ इन्होंने देख ली है इस ग्राउंड में जहां जिसने इनको मजबूर कर दिया इस डिसीजन को लेने पर। लेकिन आइडियल तो यही था आई गेस कि ये पहले बैटिंग करते ताकि ये बैटिंग में प्रेशर फ्री रहते और इनकी जो बेहतरीन स्पिन बॉलिंग है उसमें अपोजिशन प्रेशर में आती। अच्छा, हमने देखा नवीन उल हक से ये ओवर करवाया जा रहा है और उन्होंने 7वें ओवर में आके एक ही ओवर में 2 आउट कर दिए। और इससे पहले ये बड़ा इकोनॉमिकल चल रहे थे, 38 रन इससे पहले टोटल इनकी तरफ से बने हुए थे। लेकिन अगेन कप्तानी की वजह से थोड़ी सी बंगाली जो अफगानी टीम है वो स्ट्रगल करती दिखाई दी। हमने उन्हीं बॉलर्स को ओवर करवाया और उनको फिर अच्छे खासे छक्के भी मारे सेट बैटर्स में। देखिए, ये ऐसी टीम्स हैं कि जो टैक्टिकल एरर्स बेशुमार करती हैं। नवीन बेहतरीन बॉलर हैं डेथ पे बॉलिंग करने के लिए, चेंज ऑफ पेस अच्छा है, एक्यूरेट है। इनको बॉलिंग नहीं करवाई और अजमत उमरजई को करा दी, जो खेलते ही कभी कभार है, जिनका वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। और 2 छक्के उससे पिछले ओवर में फजले फारूकी को लगे और 2 छक्के और 1 चौका इनको लगा। तो बेसिकली वो जो पार्टनरशिप स्लो चल रही थी वो सारा मोमेंटम उन्हें वापस मिल गया कि वो बैक टू बैक 2 ओवर्स में एक में 18 रन बने और एक में कुछ 14-15 रन बने। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं? 257, 2 ओवर अभी बचे हुए हैं। मार्क चैपमैन जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सेडनर भी हमने देखा है। कहां तक रिस्ट्रिक्ट अब हो सकता है अफगानिस्तान की जानिब से? और ये जो विकेट है यहाँ पर बाद में सेकंड इनिंग्स का क्या रिकॉर्ड वगैरह? देखिए, चेन्नई का जो ग्राउंड है जहाँ चेन्नई सुपर किंग खेलती है, यहाँ पर कोई बहुत बड़े टोटल्स नहीं होते। 270 एंड प्लस माइनस जो है ना, यहाँ पे अच्छे टोटल्स हैं। और यहाँ पे 257 पे तो न्यूजीलैंड पहुंच चुका है और अभी 12 गेंदें बाकी हैं, 2 ओवर्स। और 2 ओवर्स में अगर वो अच्छा खेलते हैं और 20 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो दे विल एंड अप विद 277, जो कि एक डिसेंट टोटल है, बहुत ही डिसेंट टोटल है। और जिस तरह से इधर स्पिन हो रहा है, अगर वैसा ही स्पिन सेंटनर को मिला और न्यूजीलैंड स्पिनर्स को मिला तो वो फिर खासी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। जबकि उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, स्पेशली जब आप देखते हैं ट्रेंट बोल्ट को, मैट हेनरी को और लोकी फर्गसन में उनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो 90 माइल्स पे बॉलिंग करता है। तो खासी वैरायटी है। चैलेंज खासा सख्त है अफगानिस्तान के लिए चेस में, अगर ये 270 प्लस कर जाते हैं। अच्छा साहब, इसमें जो मेरा ख्याल है आज की हेडलाइन है वो ये है कि अफगानिस्तान की टीम ने 4 बहुत ही आसान कैच ड्रॉप कर दिए हैं और जो उनका पहले पावर प्ले में 41 फॉर 1 था वो 41 फॉर 3 हो सकता था अगर वो 2 रेगुलेशन कैचेस वो पकड़ लेते। और ये कैच भी देखे ना, स्टार्ट में ही स्लिप पे दूसरा ये अभी ड्रॉप हुआ और ये मुजीब ने तो बिल्कुल ही आसान कैच था। ये तमाम रेगुलेशन कैचेस थे जो 10 में से 10 बार फील्डर जो है वो कर लेते होते हैं। इस लेवल के ऊपर एनीथिंग जो आपके हाथ को फुल पे लगे तो वो उसको कैच ये भी देखिएगा ये देखें, ये तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ। अब जो मुजीब वाला कैच, वो सीधा कैच सिंगल हैंडेडली लेना चाहा उन्होंने और ये वाला बिल्कुल। मुजीब का बहुत ही लेजी एफर्ट था और मुजीब की एक हिस्ट्री है कैचेस को ड्रॉप करने की। ये कोई तरह अच्छे फील्डर नहीं है और आज भी उन्होंने अपनी उसी रेपुटेशन का मुजाहरा किया और उन्होंने कुछ तब्दील नहीं होने दिया। और आई थिंक इन्होंने कॉस्ट किया इन कैचेस ने डेफिनेटली। जब आप 5 से 6 चांसेस देंगे न्यूजीलैंड जैसी इनफॉर्म टीम को तो वो तो फिर उस पर कैश इन करेगी। और फिर जब आखिर आता है तो ऐसी टीमें मजीद गलतियां करती हैं कि अभी आप आखिर के ओवर्स में आप देख रहे हैं नो बॉल्स भी हो रहे हैं, बाउंड्रीज भी लग रही हैं। तो वो जितना इन्होंने
प्रेशर मेंटेन किया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उस टाइम पे इन्हें विकेट नहीं दी, तो अब आखिर में आकर ये जो टीम्स हैं ये फिर स्ट्रगल करती हैं, जो स्पेशली इतनी एक्सपीरियंस टीम्स नहीं होती। अच्छा, ये वाला नो बॉल देखें, लगे हाथ, इस पर बात कर ली जाए। अगर साइड एंगल से देखा जाए तो ये बेस लाइन से नीचे था, अभी दिखाया गया। अब इस पर भी यकीनी तौर पर बाद में डिबेट होगी कि एम्पायर्स की वजह से ये वाला जो नो बॉल दिया गया ये सही नहीं दिया गया। लास्ट टाइम हमने देखा कल अब वो डेविड वार्नर पर बड़ी बहस चल रही थी, वो काफी गुस्से में थे, जो उनको याद था उन्होंने पूरा रास्ता। और आज डेविड वार्नर ने बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जिस तरह से नेशनल फुटबॉल लीग में और नेशनल रग्बी लीग में अंपायर्स के स्टैट्स दिखाए जाते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, क्रिकेट में भी अंपायर्स के स्टैट्स दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगर प्लेयर ड्रॉप हो सकता है तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एलीट पैनल के रेफरीज क्यों तब्दील नहीं हो सकते, ये कहना था। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ही एलीट पैनल के रेफरीज आते और जाते हैं, लेकिन आईसीसी इनको ओवर प्रोटेक्ट करता है। आईसीसी बिल्कुल इन्हें ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, कि इनकी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देता। जबकि डेविड वार्नर जिस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पर रेफरी ऑब्वियसली उसका एक रिजल्ट पब्लिक किया जाता है। यहाँ पर जो अंपायर्स की रिपोर्ट है वो बड़े ही प्यार से उसे एक बंद करके एक प्यारे से लेटर में उसको पेश किया जाता है, और वो सिर्फ जो है ना कह लें कि इवैल्यूएशन कमेटी के पास जाके खुलती है, और फिर उनकी मर्जी है कि वो उसके साथ क्या करते हैं। सो इस टूर्नामेंट के अगर हवाले से हम देखें तो बहुत सारे एम्पायरिंग डिसीजंस ऐसे हैं जिसके आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जिसमें डेफिनेटली बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और आईसीसी को इस चीज़ को देखना चाहिए। डेविड वार्नर की सजेशन बुरी नहीं है, लेकिन आईसीसी अगर कोई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एशिया से कोई ऐसी बात करे तो उसको फाइन हो जाता है, जो बात डेविड वार्नर कह गए, बल्कि उससे काफी बड़ी बात उस दिन भी हमने बात कर रहे थे कि जब ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के इश्यूज बनते हैं तो इसके ऊपर बात होती है, लेकिन सैयद अजमल वाला आउट हो या शान मसूद वाला आउट हो या सऊद शकील वाला आउट हो, उसके ऊपर कोई ऐसा किस तरह बात नहीं की जाती, बस उन्हें जचता है यही। इस पर फिर किसी मौके पर यकीनी तौर पर बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह से विल यंग ने आज 54 रन की इनिंग्स खेली, 64 बॉल्स पर 4 चौके 3 छक्के, जरा विल यंग पर भी बात करेंगे। जिस तरह से आउट हुए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, वो भी हमने देखना जरूरी है। उमर ज़ाय को इसलिए इन पर रिलाई किया जा रहा था कि 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके थे, फिर जो उनको छठा ओवर करवाया गया वो खासा महंगा पड़ा। अगर विकेट्स पड़ी हुई है न्यूजीलैंड की तो वो दिखाइएगा। और ये जिस तरह से आउट हुआ, ये स्टार्ट ही पहला ही पैड पर बॉल जो कि नहीं दिया गया, और ये बिल्कुल सामने से नेकेड आई से पता चल रहा है सामने है, लेकिन एम्पायर्स जो हैं वो शायद धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है डे टाइम में, ये भी वजह हो सकती है। वर्षा क्या कहेंगे? देखिए, यही कहेंगे कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि इस टूर्नामेंट के अंदर अंपायरिंग बहुत ही एवरेज है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच है, ये फैक्ट है। और इतने बड़े टूर्नामेंट में, जिससे बड़ा क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट नहीं है, उसमें अगर इस किस्म की अंपायरिंग होगी, और स्पेशली जिसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट जो कि बैटर को जाना चाहिए वो कॉन्स्टेंटली बॉलर्स को जाएगा, और इस तरह तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। जो डेविड वार्नर के साथ हुआ, जो रिजवान वाला डिसीजन था, तो शुक्र है कि डीआरएस था तो वो ओवरटर्न हो गया। और आज जिस तरह कॉन्वॉय को इतना प्लम आउट था और फिर राशिद खान को उस पर जाना पड़ा रेफरल पे, यानी कि वो मिसिंग लेग स्टंप और मिसिंग ऑफ स्टंप था और हिटिंग मिडल स्टंप था, जिसको उन्होंने नॉट आउट दिया। तो ये जो है ना अंपायरिंग, इसमें डेफिनेटली आईसीसी को देखना चाहिए। ठीक है जी, ये मैच सभी चल रहा है। अब जरा बात कर ली जाए कल के बड़े अपसेट पर। इससे पहले हमने देखा अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को अपसेट किया, और कल कुछ लोग कह रहे हैं अपसेट है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नीदरलैंड की टीम जिन्हें लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में हराया हुआ है साउथ अफ्रीका को, तो ये अपसेट कंसीडर नहीं होगा। लेकिन आईसीसी जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, इसमें पहली दफा नीदरलैंड ने जनाब अपसेट शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका को। उसी से बात करते हैं जी भट्ट साहब। टेम्बा बाउमा जो है, मेरा ख्याल आउट ऑफ फॉर्म है कोटा सिस्टम पे, मेरा ख्याल कप्तान भी कोटा सिस्टम पे भर्ती हुए हैं। बिल्कुल, इस टीम के बारे में हमने कभी ये नहीं सुना कि फॉर्म में चलें, ये तो आपको एक गवाही मिल गई है। लेकिन टेम्बा बाउमा, जैसे आपने जिक्र किया कोटा सिस्टम का, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बहुत सफ़र कर रही है। ये बहुत ही टैलेंटेड पूल ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं और फिर छोड़ के ये काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले जाते हैं, और वो फिर साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेलते। तो बहुत सारा इनका जो अच्छा मटीरियल है वो इस तरह जो है ना ये कोटा सिस्टम की भेड़ चढ़ जाता है। और वो कभी भी वंडम अब जो हैं, जो नीदरलैंड की तरफ से कल खेले हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए छोड़ी थी कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ मेरी जगह बन जाएगी टीम के अंदर। इसी तरह रायली रोसू भी गए, इसी तरह डेविड विजे भी हम देखते हैं, तो वो नामीबिया की तरफ से खेलते हैं। इसी तरह और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो साउथ अफ्रीकन थे ओरिजिनली। केविन पीटरसन ओरिजिनली साउथ अफ्रीकन थे। इसी तरह एंड्रयू स्ट्राउस जो इंग्लैंड के कप्तान रहे, वो साउथ अफ्रीकन थे। तो बहुत सारे टॉप नॉच प्लेयर्स जो हैं वो तो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सके, और ये कोटा सिस्टम बढ़ता चला गया, और इनकी टीम में हार्मनी नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि माइंड योर ओन बिजनेस चल रहा है, यानी कि हर बंदा अपने अपने काम आया हुआ है, वो एक अलाइनमेंट में नहीं है। क्योंकि कल ऐसा लग रहा था
कि हर बंदा सोच रहा है कि पिछला कर लेगा स्कोर, हालांकि वहां पे प्रॉपर तरीके से सिर्फ आपने बैटिंग करनी और कुछ भी नहीं करना था, लेकिन अननेसेसरी शॉट्स, बैड सिलेक्शन, बिल्कुल केयरलेस शॉट मेकिंग, और उससे ऊपर टेम्बा बूमा, चले आप आ तो गए हैं किसी तरह भी, आप टॉस जीत के उनको बैटिंग क्यों दे रहे हैं? पहले भी आपने यही किया और आप ऑस्ट्रेलिया में मैच हारे, और वो कंडीशन ऐसी थी कि वो ज्यादा सुटेबल साउथ अफ्रीका को है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से उनकी अपनी मिलती जुलती हैं। ये वाली जो कंडीशन है, पता है कि यहाँ पे सर्दी है, रात को 10 डिग्री होगा, सर्दी में मूवमेंट होती है नए बॉल पे, और नए बॉल के जो बॉलर हैं आपके ज़्यादा अच्छे हैं। पुराने बॉल पे तो साउथ अफ्रीकन बहुत कह लीजिए कि नॉर्मल बॉलर्स हैं, क्योंकि कल भी 112 पे 6 खिलाड़ी आउट करके उन्होंने जो है वो स्कॉट एडवर्ड्स बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस लेवल पे आपको 112 से 245 होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो साउथ अफ्रीका प्लेड बैड क्रिकेट, मेड बैड डिसीजन, बैड शॉट सिलेक्शन, और सिर्फ अपने आप को कसूरवार ठहरा सकते हैं, किसी से कुछ नहीं है। बाहर जाके जो उन पे कैमरा पड़ता था ना, तो लगता था बड़े कंसर्न्ड हैं, लेकिन जब उनके हाथ में बल्ले थे तब वो ऐसा नहीं लगता था कि ये सोच रहे हैं कि टीम के लिए अंदर रहना कितना जरूरी है। और सब इनके अपने परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए, टिम्बा बूमा की, कल भी बड़े डिफेंसिव दिखाई दिए, डिफेंसिव दिखाई दिए। अच्छा चले थोड़ी सी बात कर लेना, डिफेंसिव दिखाई दिए। ऑफ स्पिनर को भी अगर राइटी बैटर है और ऑफ स्पिनर सामने लगा हुआ है तो वो तो कहते हैं कि हलवा है, इसको तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन उस पर भी डिफेंसिव दिखाई दी। हमने देखा कि कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की गई और सिर्फ 16 रन, हालांकि 31 बॉल्स फेस कर चुके थे। देखिए कि उनकी जो एबिलिटी है एट द इंटरनेशनल लेवल को, वो कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है ऑपोजिशन को, कोई कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ शॉट्स भी नहीं है। वो अपनी सी कोशिश लाजमी करते होंगे, हर प्लेयर इस लेवल पे चाहता है कि वो अच्छा करे ताकि दुनिया उसकी तारीफ करे और ऑब्वियसली वो ग्रो करे एज अ प्लेयर, लेकिन उनकी एबिलिटीज़ लिमिटेड है। कप्तान हैं वो, जिस वजह से भी हैं, उधर कोटा सिस्टम है और बहुत कुछ है साउथ अफ्रीका में, और यही चीज़ है जिसकी वजह से एक टीम जो पोटेंशियली जहां होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। अब चोकर्स का टैग इस मैच पे तो नहीं लगा सकते, ना ये क्वार्टर फाइनल था, ना ये नॉकआउट था, इससे पहले अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक नीदरलैंड से, और फैसले भी गलत किए। सो आई गेस के ये साउथ अफ्रीका के हालात। सही साहब, T20 का कोई प्रेशर कल फेस पे दिखाई दिया इनका, जो वो मैच जीते थे वो भी बड़ा कोई इंटरेस्टिंग सा मैच था, पाकिस्तान को फायदा हुआ था, ऑल्दो उसका अब भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। जी हमजा, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी। कल उसी मेमोरी के अंदर एक और फ्लेवर ऐड कर दिया नेदरलैंड की टीम ने, लेकिन इसको अगर मैं रिलेट करूं पाकिस्तान के मैच के साथ, तो कल जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे शो में, उस वक्त 140 पर 7 आउट थे और उनके पास काफ़ी ओवर उस वक्त 12-15 ओवर पड़े हुए थे नेदरलैंड के लिए खेलने के लिए। तो नेदरलैंड ने जो एक जिसे कहना चाहिए कि उनका प्लस पॉइंट है, जिसकी दाद देनी चाहिए, उन्होंने कल आखिरकार पूरे ओवर खेले हैं उन्होंने 7 विकेट देने के बाद भी। तो हमने जो है वो 191 जब स्कोर किया था इंडिया के खिलाफ, तो हमारे पास अभी 8 ओवर बाकी थे, और 140 के बाद जब वो स्कॉट एडवर्ड्स की पार्टनरशिप लगी है, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा उन्होंने, जिस तरह बादशाह आमतौर पे कहते हैं कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेली हैं, कोई उन्होंने रैश शॉट नहीं मारा। वो इस कोशिश में थे कि हमें पूरे ओवर खेलने हैं, दरमियान में एंड पे जाके उनको 3 ओवर अच्छे मिले, जिसकी वजह से उनका मजमूआ जो है बहुत आगे चला गया। तो पूरे ओवर खेलने की अहमियत भी हमें कल के मैच से समझ में आई। इवन आज के मैच में अगर आप देखें कि विकेट्स गिरी हैं, न्यूजीलैंड का एक मिनी कोलैप्स हुआ, 3 विकेट 9 रन में गिरी हैं, लेकिन आखिर में 2-3 ओवर ऐसे मिले जहां पे 18-20 रन 2-3 दफा बने, और वो जो 60 रन 10 ओवर में नहीं बन सक रहे थे शुरू में, वो आखिर में 3 ओवर्स में बने। तो ये वो फ्रूट है जो आपको पूरे, अगर ओवर आप खेलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो वक्त आता है जब आप कैश इन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 289 रन का टारगेट दे दिया गया जी अफगानिस्तान, क्या देखते हैं जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप है, रिस्ट्रिक्ट कर लेगी अंडर 200, 250? देखिए आप मुश्किल होगी अफगानिस्तान के लिए, स्पेशली अगर गुरबाज बड़ा स्कोर नहीं करते, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत फ्रीडम के साथ बड़े एग्रेसिव खेलते हैं, बड़े ब्रेव बैटर, और उनके पास शॉट्स भी हैं, और वो बहुत ही कह लीजिए कि आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की बैटिंग करते हैं, और बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी शॉट्स में, बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं। इफ़ ही हैज़ अ गुड डे और न्यूजीलैंड जो है वो उसको आउट करने में कामयाब ना हुई, तो फिर वो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर उनकी विकेट जल्दी गिरती है तो अफगानिस्तान के लिए फिर काफ़ी मुश्किलात होंगी। चेन्नई के ग्राउंड में वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान के साथ जो मैच था उसमें 288 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए, 289 रन का टारगेट दे दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से। और लेट्स सी ये कहां तक मैच जाता है, कहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी है, उसके बाद फिर अगेन हम बात करेंगे जो बड़ा अपसेट हुआ कल, उसके बाद पाकिस्तानी जो लाइनअप में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है वर्ल्ड कप के हवाले से। कल जो एक बड़ा अपसेट हुआ नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले जी स्कॉट एडवर्ड्स, जिन्होंने गेम का पासा पलट दिया और नेदरलैंड को 245 रन तक पहुंचाए। इन्होंने खुद 78 रन की इनिंग्स खेली, 10 चौके, एक छक्का है। उनकी बैटिंग देखें, देन फिर उस पर बात करते हैं। जनाब, जिस तरह से इन्होंने शॉट्स खेले हैं, 10 चौके, रोलिंग शॉट्स ज्यादा खेले, स्वीप शॉट्स भी खेले, बट सब 112 पे 6, फिर 245 पे 8, जिसमें बड़ा मेन रोल प्ले किया है कप्तान जी ने। ना सिर्फ बैटिंग बल्कि विकेट के पीछे भी कैचेस भी कुछ ऐसे पकड़े। बैटिंग पर बढ़ सकता है कहीं। देखिए, अमेजिंग नॉक है, कैप्टन इनिंग है, अंडर प्रेशर 112 पे 6 खिलाड़ी आउट, और वहाँ से उन्होंने टेकअप किया इसको और उस पॉइंट तक ले गए जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा चांस दिया इन कंडीशंस में, स्पेशली जो धर्मशाला में सर्दी में बॉल मूव हो रहा था। और ऐसी ही कंडीशंस होती हैं जब नीदरलैंड्स अपने घर में खेलती है, वहाँ पे भी ठंड होती है और वहाँ पे भी बॉल सीम करता है। और ये तो साउथ अफ्रीका की जहानत है कि उन्होंने उनको और बाद में बॉलिंग के लिए जो है ना ऑप्शन दी, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह किया। और अगर आप बॉलिंग दोनों टीमों की कंपेयर करें तो नीदरलैंड ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है। उन्होंने बिल्कुल ऑफ स्टंप एंड ऑफ स्टंप के बाहर वाले चैनल के ऊपर बॉलिंग की है और उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप मार सकते हैं तो मार लीजिए। और वहाँ पर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स काफ़ी बार बीट हुए, कैचेस भी ड्रॉप हुए, उसके बावजूद उन्होंने जो सही अप्रोच थी इस टारगेट को चेज करने की वो इख्तियार नहीं की और फिर आखिर में उन्होंने खुमियाजा भुगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैचेस मेरा ख्याल ये भी इनका एक रिकॉर्ड स्कॉट है। एडवर्ड्स का तज़किरा हो रहा है। जो स्कॉट एडवर्ड्स ने कल नेदरलैंड्स के लिए विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने का रिकॉर्ड ही बना लिया। उन्होंने 50 डिसमिसल मुकम्मल कर लिए हैं। कल 3 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, तो अब वो सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने वाले विकेट कीपर बन गए हैं नेदरलैंड्स के लिए। साउथ अफ्रीका की पार्ट बैटिंग तो सुभान अल्लाह, बॉलिंग ने भी कल कोई कसर नहीं छोड़ी। 21 वाइड्स किए कल अगेंस्ट नेदरलैंड, तो मेरा ख्याल पूरी तरह बुकलाहट का शिकार थी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप भी, और उसके बाद बैटिंग में जो चंद चढ़ाए हैं वो भी हमने देख ली। जी बिल्कुल, ओवरऑल जो है ना कह लीजिए कि एक बिलो पार डिस्प्ले है। एक ऐसी टीम का जो इस टूर्नामेंट में 400 रन कर चुकी और जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आउट किया है, और उसके बाद इस तरह का जो डिस्प्ले है, दिस शोज़ के ये बहुत वेरिएशन है इनकी आउटपुट में। और किसी दिन ये कुछ हो सकता है और किसी दिन कुछ हो सकता है। थोड़ा सा पाकिस्तान टीम वाला अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो इन्होंने भी दिखाई है। और लेकिन जिस तवातुर के साथ ये मिनोज के अगेंस्ट फेल हो रहे हैं, ये अच्छा साइन नहीं है। और या तो ये बहुत कैजुअल है, बहुत इजी ले जाते हैं और एक दूसरे पे डाल देते हैं कि यार चलो ये कर लेगा ये कोई, लेकिन जब प्रेशर आता है तो फिर ये अपने शॉट्स कंट्रोल नहीं करते हैं। देखे, जब क्लासन और मिलर खेल रहे थे तो एक वक्त पे एक पार्टनरशिप डेवलप हुई और लगा कि ये दोनों अगर खेलते रहे और 1-1.5 घंटा तो आराम से मैच जीतेंगे, लेकिन उन्होंने रिस्क वाली शॉट्स मारनी बंद ही नहीं की और एक पे कैच छुटा वो फिर मारी, फिर बचे, फिर मार दी। और क्लासन जो है वो इतना खूबसूरत खेलते खेलते एक पुल मारी है और एक ही फील्डर पीछे और सीधे उसके हाथ में सीधा उसके हाथ में बाउंड्री में फाइनल। बट सर, बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, कोई डिफरेंस होता है एसोसिएट टीम के अगेंस्ट खेलने में और कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलने में? क्या माइंडसेट? प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती, क्योंकि ऐसा मैच है कि आप जीत जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं और अगर हार जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये मैच में ज़रा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और पाकिस्तान ये चीज़ फेस कर चुका है। और बट साहब, वो कुछ मेमोरीज याद है व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट आयरलैंड इन वर्ल्ड कप, उस टाइम के बाद क्या सूरत है? देखिए, मैं तो उस वक्त पाकिस्तान टीम में नहीं था। 2007 का वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ में, और उसमें जाहिर है कि इंजमामुल हक कैप्टन थे और वो उनका लास्ट वर्ल्ड कप था एज अ ओडीआई वर्ल्ड कप। तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो पिच की कंडीशन वही थी जो आयरलैंड खेलती है अपने बैक होम में। इतनी मूवमेंट वेस्ट इंडीज़ में मैंने कभी किसी पिच में नहीं देखी। लेकिन बहरहाल ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हर पिच पे आपको अच्छा खेलना होता है। और वहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई और फिर उसके बाद आयरलैंड ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 129 रन पे। हाँ, और पाकिस्तान ने फिर भी 6-7 आउट किए, लेकिन बहुत ही कम रन थे पाकिस्तान के। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हम ये भूल रहे हैं कि ये जो 245 रन हुए हैं, ये 43 ओवर्स तक ये मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो 43 ओवर में 245 करना इज अ बिग अचीवमेंट इस तरह की टीमों का, जो एसोसिएट टीम्स हैं। अच्छा, बट सब बारिश का जो बीच में एक पैम आया, एक चीज़ मैं हमजा यहाँ बता दूं कि जो नीदरलैंड या स्कॉटलैंड ये वाली जो टीम है ना, इनके सारे प्लेयर्स इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। तो ये उस तरह के मिनोज नहीं है जिस तरह के यूएई, ओमान, या वो जो अपना कह लें कि वो सेमी प्रोफेशनल होते हैं, वो आधा दिन अपना काम करते हैं और रात को काम से आके प्रैक्टिस करते हैं। ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं, ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। बेशतर लड़के इनमें से 7-8 प्लेयर वो हैं जो रेगुलर काउंटी खेलने वाले हैं। तो इंडिविजुअली अलग अलग खेलते हैं, लेकिन एज अ टीम इन्हें फिर इस वजह से एसोसिएट टीम्स कहा जाता है, जो कि अब क्वालिफायर राउंड। देखिए, आप ये समझ लीजिए ना कि जैसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हैं, लेकिन फिर आप एक टीम बन जाते हैं और फिर उसको टेकअप करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बारिश की मैं बात कर रहा था, 43 ओवर तक ये मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया।
थोड़ा सा बारिश का इशू भी हो सकता है कि बारिश का जो बीच में एक स्पैन आया उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो उस तरह से जज नहीं कर पाई कंडीशंस को। नहीं देखिए, अगर ये एक्सक्यूज़ है तो बहुत ही लेम है और ये कोई नहीं मानेगा, ये आर्गुमेंट कोई बाय नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका वर एक्चुअली बिलो पार, दे वर पुअर, और उन्होंने टॉस के बाद गलत डिसीजन लिया, उन्होंने आउट करके 88 पे 5, 112 पे 6 टॉस हुआ और उन्होंने उसके बाद बारिश हुई, पहले बारिश हुई फिर टॉस हुआ। और ये ऐसी टीमों के अगेंस्ट हमेशा पहले बैटिंग करना जो है ना वो फायदेमंद रहता है। अच्छा, ठंड की जिस तरह से आपने बात की, धर्मशाला में ठंड है, बीच में अगर स्टार्ट में पहले बारिश हो गई, उसके बाद जब मैच दोबारा से शुरू किया गया तो उस जगह पर भी टॉस मैटर करता था, वहां पर ही बुमा से गलती हुई। देखिए, टॉस तो हमेशा मैटर करता है क्योंकि आपको एक एडवांटेज मिल जाता है ना कि आप पहला इस्तेमाल क्या देखते हैं और बाद में क्या देखते हैं पिच को, और उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते हैं बैटिंग या बॉलिंग है। लेकिन गुआमा ने सीखा कुछ नहीं। जब पिछला मैच भी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में हारे तो वो वाले मैच में भी इन्होंने पहले बॉलिंग की और बाद में चेस में लड़खड़ा गई इनकी टीम, और इस दफ़ा फिर इन्होंने वही दोहरा दिया। तो इन्होंने सीखा कुछ नहीं, और फिर उसके बाद जिस किस्म के शॉट मारे, जिस तरीके से ये आउट हुए हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते इतनी अच्छी टीम की इस तरह की विकेट। ठीक है जी, जिस तरह से आउट हुए हैं वो जिस तरह से बर्सन का जरा दिखाई साउथ अफ्रीका की। अच्छा, ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम साउथ अफ्रीका के विकेट्स देखेंगे और फिर उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, तो हमने नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका पर बात की। कल एक और इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। पॉइंट टेबल पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। इंडिया टॉप कर रहे, 3 मैचेस खेलकर 3 ही जीते हुए और 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। उनके साथ साथ न्यूजीलैंड जिनका भी मैच चल रहा है वो भी 3 मैच खेलकर 3 ही जीते और 6 पॉइंट्स के साथ 1.6 का नेट रन रेट इनका है। इंडिया का 1.8 है। टॉप 4 में अभी तक पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, 2 हारे हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है और -0.1 के नेट रन रेट के साथ अभी मौजूद है। और अभी अपडेटेड ये पॉइंट्स टेबल है जिसमें साउथ अफ्रीका हारने के बावजूद तीसरी पोजीशन पर +1.3 के नेट रन रेट से मौजूद है। तो बट से पॉइंट टेबल पर अगर बात की जाए तो अभी तक तो ओपन है, अभी तक कोई भी टॉप 4 में स्पेस बना सकता है क्योंकि अभी 3-3 मैचेस हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी हर टीम के 6-6 मैचेस पड़े हैं और आज न्यूजीलैंड अपना चौथा मैच खेल रही है और अफगानिस्तान भी आई गेस अपना चौथा ही खेल रही है। तो आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो वो टॉप पे आ जाएंगे टेबल के, और अफगानिस्तान है दे विल स्लिप फर्दर। और फिर इसका मतलब है कि जो टॉप 4 है वो आज के मैच के बाद तो उसमें सिवाय न्यूजीलैंड के अप एंड डाउन होने के और कुछ तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अभी वर्ल्ड कप ओपन है तमाम टीम्स के लिए, सिवाय कि अगर न्यूजीलैंड और इंडिया अपने 1-1, 2-2 मैच और जीत लेती हैं तो ये फिर कह लीजिए कि ये 2 काफ़ी सिक्योर हो जाएंगी सेमीफाइनल। हाँ, इंटायरली कंफर्म नहीं होंगी लेकिन बहुत हद तक सिक्योर हो जाएंगी। और बाकी पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के अगले मैचेस अच्छे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकता। हमारे पिछले काफ़ी मैचेस बहुत क्लोज हुए हैं, आखिरी ओवर तक गए हैं, और इस बार नसीम शाह भी नहीं है जो हमें 2 दफ़ा पिछली दफ़ा जो है ना उन्होंने बेल आउट किया है। उसके अलावा पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से खेलना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और जो अगला मैच है हमारा वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा क्रूशल है। दोनों टीम, ऑस्ट्रेलिया के भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है बिल्कुल, और वो तो माशाल्लाह से 8वें नंबर पर मौजूद हैं पॉइंट्स टेबल पे। वो जब से नीचे गए हैं, नीचे वालों ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं एलीट कंपनी में अच्छी सोबत का असर बहरहाल होता है, ये उन्होंने साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया वहां पर गए हैं तो एंड पर हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। अब बात कर ली जाए जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हमने देखा एशिया कप का जो आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वो बांग्लादेश ने तारीखी फतह समेटी थी। ऑल्दो उस मैच का रिजल्ट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, इंडिया ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुका था। बांग्लादेश और इंडिया के जो आखिरी 4 ओडीआई मैचेस हुए हैं उनमें से 3 बांग्लादेश ने विन किए। पर क्या कहेंगे फिर आप 3 बांग्लादेश, यही कहेंगे कि एक और करें फिर, अब ये एक और करें ताकि और वर्ल्ड कप वाइड हो। और लेकिन ये है कि इंडिया वो मैचेस खेला कहाँ पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंडिया शायद बांग्लादेश के अंदर ही मैचेस खेला, और एक मैच श्रीलंका, बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश में और है, और बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश से जैसे ही बाहर निकलती है वो इंटायरली और टीम है। ऑल्दो ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जो है वो कोई मिनो है या वो कोई इंडिया को चैलेंज प्रेजेंट नहीं कर सकती, बट स्टिल आई थिंक एट द मोमेंट इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और आई थिंक कि मैं आपको बताऊं इस वर्ल्ड कप में की है टॉप 6 प्लेयर्स के 50 ओवर जो टीमें ज़्यादा खेलेंगी वो टीमें इस वर्ल्ड कप को डोमिनेट करेंगी। और सब कोई मार्जिन बनता दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं फुल स्ट्रेंथ से ही इंडियन टीम जाएगी अगेंस्ट बांग्लादेश? आई गेस सो, और जाना भी चाहिए। इस वक्त अभी 3 मैच हुए हैं, अभी कोई टीम जैसा आपने कहा वो सिक्योर नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने वाले पॉइंट सिक्योर करें, जो कि अभी वो एक विनिंग स्ट्रीक भी है, और अगर वो ये ले लेते हैं 8 पॉइंट्स तो इसका मतलब है कि आगे वाले मैचेस जिसमें से अभी उन्होंने नीदरलैंड से भी खेले
बिल्कुल, ये तो बहुत वो बड़ा ऐसे वाले 2-4 पॉइंट्स पे क्यों चांस लेंगे जो कंफर्म करते हैं, क्योंकि असल काम जो बड़ी टीमों वाला है वो तकरीबन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सूरत में कर चुके हैं। तो अब अगर वो ये वाले भी 2 पॉइंट्स ये और 2 नीदरलैंड्स के ले लेते हैं तो वो तो बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बात भी करनी है। साथ हमने देखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो वहां पर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। हमने देखा कि रवि शास्त्री साहब ने ड्यूरिंग कमेंट्री एक कमेंट किया था उस पर शाहीन शाह अफरीदी पर कि ये लाइक वो वसीम अकरम नहीं है, एक ऑर्डिनरी बॉलर है, इनको इतना ना चढ़ाएं, इतना ना बढ़ाएं, ये एक ऑर्डिनरी बॉलर है, कोई आउट क्लास नहीं कर सकते, 1-2 बॉल अच्छे कर लेते। और इसी में एक लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो ये आज ऐड हो गई है कि सौरव गंगोली जो उनके साबिक कैप्टन है, इन दोनों पर अगर भट्ट साहब के हमें एक साथ ही कमेंट देते हैं। सौरव गंगोली ने ये कहा है कि पाकिस्तान की ये टीम जो माजी में इंडिया में पाकिस्तान की टीमें आ चुकी हैं उनसे बेहतर नहीं है, तो इस टीम को भी इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। भट्ट साहब हमारे लिए ज़ाहिर है कि एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है कि हम बहुत लकी हैं कि जो आखिरी 2 बड़े पाकिस्तान ने टूर किए हैं, मुकम्मल टूर जो पाकिस्तान, इसमें ODI भी खेले, टेस्ट भी खेले, भट्ट साहब उस टीम का हिस्सा थे। तो यहाँ पर हम ये कंपैरिजन भी ले सकते हैं कि उस टीम में और इस जो पाकिस्तान की टीम अब इंडिया गई है इसमें क्या बड़ा डिफरेंस था जिसकी तरफ इशारा किया सौरव गांगुली ने। देखिए, पहली बात तो रवि शास्त्री की, डेफिनेटली देयर इज नो वसीम अकरम। इस टाइम पूरी दुनिया में देयर इज नो वसीम अकरम। शाहीन को तो आप साइड पे कर वो देना, एक ही थे। वसीम अकरम तो क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर किसी एक बॉलर को देखा जाए कि जो नहायत ही मुनफरिद थे, नया बॉल, पुराना बॉल, रिवर्स स्विंग, नया बॉल का स्विंग, बाउंसर अच्छा, छोटा रनअप, और करियर के एंड तक 140 पे बॉल की और 60-250 एक टेस्ट मैच में भी किया। इतनी क्वालिटीज वाला कंप्लीट क्रिकेटर ऐसा कहाँ से लाएंगे, तो कहाँ से लाएंगे आप? तो वो बात तो उनकी ठीक है, लेकिन शाहीन डेफिनेटली जब उन्हें नए बॉल से स्विंग नहीं मिलता तो पुराने बॉल पे वो इतने लीथल नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और शाहीन ने अभी बहुत ग्रो करना है। देखिए, अभी शाहीन का कुछ एक्सपीरियंस उतना है ही नहीं कि हम उसको टॉप नॉच बॉलर्स के साथ कंपेयर करें। यस, वो हाइप आजकल हर बंदे की बनती है जो कुछ कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस देता है, और शाहीन ने दी नए बॉल पे, उसने बहुत दफ़ा पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स दिए, लेकिन दैट्स फाइन, दैट डज नॉट टेल यू कि वो वर्ल्ड क्लास है। अभी उसका एक प्रोसेस है जिससे उससे गुजरना है। और जहाँ तक रही बात सौरव गंगुली की, तो देखिए कोई भी टीम वो नहीं है जो पहले थी। ऑस्ट्रेलिया क्या वो टीम है जो 2 दहाइयाँ ऑस्ट्रेलिया ने किसी से हारती ही नहीं थी। तो ये ट्रांजिशंस आती हैं टीम पे। वो पाकिस्तान का बड़ा एक्सपीरियंस स्क्वाड था, उसमें वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, आमिर सुहेल। अब आज के लिए जो लड़के खेल रहे हैं, ये तो कह लीजिए कि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा T20 क्रिकेट का है, तो बड़ा फॉर्मेट उतना खेलते ही नहीं, इनके स्किल सेट्स वो हैं ही नहीं, तो ये कंपैरिजन ड्रॉ नहीं होता। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हमने इसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देना। अच्छा, मोटिवेशन से याद है, अगर शाहीन शाह अफरीदी को ही ले लें, रवि शास्त्री के स्टेटमेंट के बाद क्या अफरीदी को बॉदर करना चाहिए स्टेटमेंट पर, या किसी तरह से इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो टीम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एज अ प्लेयर वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का जवाब परफॉर्मेंस, विकेटें, रन, मैच जीत। जब आप ये करेंगे तो यही लोगों की अगले 2 मैचेस के बाद आप स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा, ये इतना जल्दी तब्दील होता है सब कुछ, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा है सब कुछ। तो इस वक्त बेहतर यह है कि हम क्रिकेट पे फोकस करें। जवाब मुंह से नहीं देना, जवाब जीत के देना है, जवाब खेल के देना। बिल्कुल इस तरह है। और फिर जितने भी सवाल होते हैं वो जवाब उनका ऑन ग्राउंड मिल जाता है। वैसे जब आपके टाइम पर कोई आपकी परफॉर्मेंस भारी अच्छी नहीं लगी तो जिस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते थे तो कान धरते थे आप भी? देखिए, कई दफ़ा खबरें तो पहुंच जाती हैं, खबरें पहुंच जाती थी और बुरा भी लगता था, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की बात यही है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, आप गुस्से में रिएक्ट भी कर लीजिए, बाद में आपको यही लगता है कि भाई जो करना है वो तो बैट ने करना है, वो तो मेरी परफॉर्मेंस ने करना है, मैं मुंह से किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। आप क्रिकेट की लाइफ का पाथ देखें ना, आप स्कोर करते हैं तो यहाँ तक आते हैं, बातें करके तो नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही। तो वही आपको जारी रखना है सारी जिंदगी। आपकी हर वो परफॉर्मेंस जो है वो आपको दोबारा जिंदा करती है जो आप अच्छी और बेहतरीन करते हैं। और जब आप नहीं करते तो क्रिटिसिज्म या जर्नलिज्म है ही है ना कि वो जब आप अच्छा करेंगे वो आपको अच्छा कहेगा, जब आप नहीं करेंगे तो आपकी खामियों पे बात होगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा बुरा नहीं मनाना चाहिए। अच्छा बट साहब, शाहीन को ही अगर इसी की बात कर ली जाए, जब एक प्लेयर है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो बैक ऑफ द माइंड क्या उसके ज़हन में चल रहा था कि मैं किस तरह से कम बैक करता हूँ? अगर वो कोशिश भी कर ले, नेट सेशंस में अच्छा परफॉर्म भी कर ले, लेकिन इसके बावजूद जब ना कर रहा हो तो फिर क्या करना? देखिए, उसके वेरियस तरीके हैं। कुछ को अंडर प्रैक्टिस होते हैं, कुछ लोग ओवर प्रैक्टिस होते हैं, और कहीं दफ़ा आप आराम करें, कुछ और एक्टिविटी में इंडल्ज कर लें, थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो बहुत चांसेस हैं कि आप रिकवर कर जाएं। ठीक है जी। और ये जी आज के शो से इतना ही। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स फ्लिक्स।